नमस्कार दोस्तों, कुलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इकोनॉमी का क्लास प्रॉपर सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके एक क्लास दिया जा रहा है आपको, ठीक ना भैया। अच्छा, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों की ट्रेंड एनालिसिस पहले की गई है, उसके बाद ही ये क्लास लिया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि किस बिंदु पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस बिंदु पर कम फोकस करना है। इसके अलावा हर बिंदुओं पर गहराई से विचार करके ही कंटेंट को तैयार किया गया है, किसी प्रकार का शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया गया है। फिलहाल हम लोग राष्ट्रीय आय देख रहे थे, उस राष्ट्रीय आय को हम लोग एकदम जो है लास्ट सिरे पर पहुंचने वाले हैं, मतलब कि ये जो टॉपिक है आपका खत्म होने वाला है, लेकिन कल खत्म होगा। आज जो है क्या करना है, आज क्या पढ़ना है, तो राष्ट्रीय आय और उसके मापन की विधियां पढ़नी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राष्ट्रीय आय की तीनों विधियों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय आय के मापन की तीनों विधियों, चाहे वो उत्पादन विधि हो, आय विधि हो या व्यय विधि हो। फिर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं की जाती हैं, तो उसको वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब सारा कुछ जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल से, एकदम आराम आराम से, एकदम सिंपल शब्दों में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। समझते हैं पहले नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे हमने लिखा है जीएनपी और एनएनपी लिखा है। भाई इससे पहले हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। लागत मूल्य, बाजार मूल्य, है ना, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और इसके अलावा हमने जो है पोटेंशियल जीडीपी सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। वहाँ पर जा करके आप वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ही ये क्लास देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपका इंटरेस्ट भी जागेगा इकोनॉमी के प्रति। फिलहाल आते हैं नेशनल आय, मतलब कि जो है राष्ट्रीय आय के प्रति। यहाँ पर हमने जीएनपी लिखा है। तो जब हम जीएनपी आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा कि भाई जो जीएनपी होती है ये केवल देश के नागरिकों के द्वारा की गई उत्पादन की जो वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं, उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है वही जीएनपी कहलाता है। मतलब यहाँ पर नागरिकों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वस्तुएं एवं सेवाओं का, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। लेकिन जैसे हम शुद्ध जो है जीएनपी की जब बात करते हैं, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो और वो राष्ट्रीय आय के करीब हो जाता है। हम जीडीपी को क्यों नहीं रखें? जीडीपी को भैया हम इसलिए नहीं रखें ना कि जीडीपी क्या होता है, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसी का जो योग होता है वो जीडीपी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ इंडियन भी इन्वॉल्व है, भारत में इंडियन भी इन्वॉल्व होते हैं उत्पादन की गतिविधियों में, और विदेशी भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम विदेशी की आय को भी सम्मिलित करते हैं जीडीपी में। सो राष्ट्रीय आय का वो जो है बेहतर फैक्टर नहीं माना जाता है। सबसे बेहतर फैक्टर कौन सा माना जाता है? जीएनपी। हाँ, अगर इससे ज़्यादा अगर बेहतर फैक्टर पे आपको जाना है तो आप कहाँ पे जाओगे? तो आप शुद्ध जीएनपी पे जाओगे, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाओगे। आते हैं अपने कंटेंट पे, देखते हैं कि क्या लिखा गया है। कह रहा है कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर अथवा बाहर एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के द्वारा, देखिए, नागरिकों के द्वारा किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक ना भैया। तो ये आपको परिभाषा पूरी लिखनी है राष्ट्रीय आय की। फिर आते हैं घरेलू आय। एक होती है डोमेस्टिक आय, डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम घरेलू आय कहते हैं। इसको हम जीडीपी से डिनोट कर सकते हैं, जीडीपी से। लेकिन जो राष्ट्रीय आय होती है इसको हम जीएनपी या फिर जो है एनएनपी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी हमने बताया था कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा में, अच्छा, घरेलू सीमा में भारतीय भी काम करेगा, विदेशी भी काम करेगा। तो घरेलू सीमा के भीतर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पन्न कारक आय का कुल योग क्या कहलाता है? घरेलू आय कहलाता है, ठीक है ना। तो वही जीडीपी की परिभाषा को हमने जो है कुछ अलग शब्दों में जो है लिखने का प्रयास कर दिया है। अगर हम कहें कि जो राष्ट्रीय आय होती है ना, वो घरेलू आय प्लस शुद्ध विदेशी आय। ये शुद्ध विदेशी आय क्या है कि मतलब कि भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। सुनना जरा, भारतीय जो हैं वो विदेशों में भी काम कर रहे हैं ना। अच्छा, कुछ भारतीय विदेशों में भी काम कर रहे हैं और कुछ जो है विदेशी भारत में काम कर रहे हैं। तो भारतीयों के द्वारा तो जो है विदेशों में कुछ न कुछ आय अर्जित की जाएगी, ऐसे ही कुछ जो है विदेशियों द्वारा भारत में भी आय अर्जित की जाएगी। मान लेना जरा कि 100 रुपया अगर विदेशों में भारतीयों द्वारा कमाया गया, लेकिन भारत में विदेशियों द्वारा 80 रुपया कमाया गया, तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा शुद्ध विदेशी आय होगी वो कितना होगी? 20 रुपया। यही तो जोड़ रहा है ना। तो आपकी जो जीडीपी होगी, अगर उसी में शुद्ध विदेशी आय हम जोड़ देते हैं तो आपका राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है, ठीक ना भैया। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है क्या है? जीएनपी। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी आय, ठीक है ना।
अब इसको हम थोड़ा सा और शुद्ध कर लेते हैं, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब यहाँ पे शुद्ध करेंगे तो यहाँ पे भी शुद्ध कर लेते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस शुद्ध विदेशी आय। तो ये जो है हमने अभी तक आपको राष्ट्रीय आय समझाने का प्रयास किया। हमको केवल केवल अभी इतना ही मतलब रखना है कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो जीएनपी या फिर एनएनपी के ज़्यादा करीब होती है, और जो घरेलू आय होती है वो जीडीपी के करीब होती है। बाकी ये फार्मूला आप याद रखना, ये वाला फार्मूला पूछा गया है कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी आय। ठीक है ना भैया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखना जरा। हमने बताया था कि राष्ट्रीय आय उनकी उसके मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, तो ये आज का टॉपिक आपका पूरा है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधियां होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि, और तीसरा है व्यय विधि। तीनों को मेंस में पूछता है कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों का उल्लेख कीजिए। या तो केवल एक पूछ लेगा उत्पादन विधि किस प्रकार होती है, या आय विधि किस प्रकार, या व्यय विधि किस प्रकार। पूछता है कि उत्पादन विधि में कौन सी बातें जो है शामिल नहीं की जाती, या कौन सी मदें जो है शामिल नहीं की जाती, या राष्ट्रीय आय में कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती। ठीक है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपका पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्पादन विधि देखेंगे। इसको जो है हम मूल्य वर्धन विधि भी कहते हैं। आते हैं जरा देखते हैं इसमें। कह रहा है कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग। सीधी सी बात है कि एक वर्ष में कितना आपने उत्पादन किया, कितना आपने उत्पादन किया। अच्छा, उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इनसे कुछ ना कुछ तो आपने उत्पादन किया होगा ना। जो ये क्षेत्रों से आपने उत्पादन किया उसी का जो योग होगा वही क्या कहलाएगा, उत्पादन विधि कहलाएगा। देखिए जरा, कह रहा है कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग, या फिर अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग ही उत्पादन विधि पर आधारित राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है ना भैया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो उत्पादन विधि है वो क्या है, या सिंपल सा कह सकते हैं कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का जो योग होगा वो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, सेवा क्षेत्र हो, इनके द्वारा जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी का अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाएगा, उत्पादन विधि कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र ने 18 रुपये का योगदान किया एक वर्ष में, उसी वर्ष में उद्योग क्षेत्र ने 27 रुपये का योगदान किया, और सेवा क्षेत्र ने कितना किया, 55 रुपये का योगदान किया। तो हम कह सकते हैं कि जो 100 रुपये का योगदान हुआ है ना, कुल उत्पादन कितना हुआ है, 100 रुपया। तो कुल आपकी इनकम कितनी हुई, नेशनल इनकम 100 रुपया हुई। तो एक जो है क्या हुआ, उत्पादन विधि हुआ। अब देखिए, उत्पादन विधि में कुछ जो है बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी बातें, कि पहला कि पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। मान लीजिए पेन जो है आपने बनाया, तो 5 रुपये का पेन आपने उत्पादन किया, तो 2025-26 में ये पेन, 2024-25 में ये आपने पेन बनाया, तो इसके जो है उत्पादन को आपने शामिल कर लिया 2024-25 में। लेकिन 25-26 जब लगेगा, मान लीजिए पेन नहीं बिका, तो क्या फिर इसके पेन को जो है उत्पादन में आप शामिल कर लोगे 5 रुपये? अरे भाई, एक बार शामिल हो गया है तो फिर क्यों करोगे आप। तो वही कह रहा है कि पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। फिर क्या कह रहा है कि शामिल उत्पादित वस्तुएं उसी वर्ष की होनी चाहिए। देखिए, हमने जो 24-25 में शामिल किया था ना, तो बस 24-25 में, 25-26 में दोबारा नहीं शामिल करेंगे इसको। फिर कह रहा है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। हमने सीधी सी बात बताया था कि ये गेहूं है, ये आटा है, ये ब्रेड है। तो गेहूं 10 रुपया केजी, 10 रुपया, फिर आटा आपने बनाया 12 रुपया, फिर आपने ब्रेड बनाया ये 20 रुपया। अंतिम वस्तु क्या है, आपकी ब्रेड है। तो 20 रुपया शामिल आप करोगे, केवल केवल। ये नहीं कि 20 रुपया ये भी शामिल कर लो, 12 रुपया ये भी शामिल कर लो, और 10 रुपया गेहूं का भी शामिल कर लो। ऐसा नहीं होता, केवल केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं, ये सब मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी, तो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में रखे स्टॉक के मूल्य या मूल्य वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करेगी, मतलब शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कि सीधी सी बात है कि ढेरों सारा हमने स्टॉक कर दिया, एक बार जो है जिस वर्ष उत्पादन किया उस स्टॉक का, उस वर्ष तो शामिल कर लिया जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में। लेकिन फिर जो है हमारे पास स्टॉक बचा है, फिर आप ले जा रहे हो, अगले वर्ष भी शामिल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो पिछले वित्तीय वर्ष में रखे स्टॉक के मूल्य को जो है या मूल्य वृद्धि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए, एक मुद्दा रहता है कि बेचारी जो गृहिणियां होती हैं, हमारे घर परिवार की महिलाएं होती हैं,
वो बेचारी काम करती हैं, उनके मूल्यों को और जो आप बगीचे में उत्पादन करते हैं ना सब्जियों और जो है तमाम फल फ्रूट्स का, उसके जो उत्पादन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो ये कुछ बातें हमको गौर करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी मदें जो है राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं। ठीक ना भैया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखना जरा, एक नोट है, इसको नोट को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में तस्करी, जुए की रकम, गैर आर्थिक वस्तुएं, गैर आर्थिक वस्तुएं मतलब कि किसी जो है सामाजिक समूह वगैरह की हो सकती है बात, ठीक है ना। फिर गैर आर्थिक वस्तुएं, अंतरण भुगतान जैसे उपहार, दान, ये सब जो है अंतरण भुगतान कहलाता है। पूंजीगत लाभ मतलब कि आपका मकान अगर बिक जाए तो ऐसा नहीं कि आप जो है उसको जो है बिके हुए मूल्य को फिर राष्ट्रीय आय में आप शामिल करोगे। जमीन आपने 3 लाख में बेची, फिर जो है उसी जमीन को आपने 6 लाख में बेची, ऐसा नहीं कि इसको जो है बार बार आप राष्ट्रीय आय में शामिल करोगे। शेयर, सोना, ये सब जो है नहीं शामिल किया जाता, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं की जाती, तो ये सब शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। फिर आता है आपका जो है नेक्स्ट विधि, कौन सी है, आय विधि, जिसको हम वितरण विधि भी कहते हैं। इसको जरा सुनना, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा है कि आय विधि के माध्यम से कैसे राष्ट्रीय आय की गणना हम करते हैं। कह रहा है कि इस विधि में उत्पादन की प्रक्रिया में मिलने वाली सभी कारक आयों को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। अच्छा, कोई भी हम उत्पादन प्रक्रिया करते हैं, चाहे वो प्राइमरी क्षेत्र में हो, सेकेंडरी क्षेत्र में हो या टर्शियरी क्षेत्र में हो, कोई भी हम उत्पादन प्रक्रिया करते हैं ना, तो उसमें जो कारक या साधन हम यूज करते हैं, तो भूमि यूज करेंगे, पूंजी यूज करेंगे, श्रम करेंगे और उद्यमी एक होगा। यही सारे लोग होंगे ना। देखिए जरा, भूमि हमको जरूरत पड़ेगी, पूंजी की हमको जरूरत पड़ेगी, हमको श्रम की जरूरत पड़ेगी और एक उद्यमी इन सब सारी चीजों के लिए जो है आगे आएगा। तो उद्यमी भी ऑफकोर्स तो होगा ना। तो अभी देखिए यहाँ पे कि भूमि जो आपने ली है उसके लिए आपको किराया या लगान देना पड़ेगा। तो जो लगान पाएगा उसकी आय भूमि से आई ना, कुछ न कुछ। तो जो लगान है ये भी आय का एक माध्यम है। पूंजी, आपने बैंक से जो लोन ले रखा है वहां पर आप ब्याज अदा करोगे ना भैया, ठीक है ना। फिर आपने जो श्रम लगा रखा है, मतलब कि तमाम प्रकार के मजदूरों को लगा रखा है, इंजीनियर्स को लगा रखा है, तो उसके लिए आप श्रमिक या मजदूरी तो दोगे ना, उनका पेमेंट करोगे ना। फिर उद्यमी तो ऐसे तो काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो लाभ उसको चाहिए ना। तो यहाँ पर आप देखते हो कि भूमि के लिए आप लगान दे रहे हो, यहाँ पर भी आय सृजित हो रही है। पूंजी के लिए आप ब्याज दे रहे हो, यहाँ पर भी आय सृजित हो रही है। फिर श्रम के लिए आप मजदूर, इंजीनियर्स वगैरह कर्मचारियों को रखे हो, तो उनके लिए पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे आय सृजित हो रही है। फिर उद्यमी अपना खुद का लाभ निकालेगा, यहाँ पर भी आय। तो इन सारे को अगर जोड़ देते हैं तो जो सभी आय का जो योग होगा ना, वही क्या कहलाएगा, आय विधि कहलाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो आय विधि होती है, उत्पादन की प्रक्रिया में मिलने वाली सभी कारक आयों को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। अब आगे वाली स्लाइड में हम ये समझेंगे कि आय विधि में कौन कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती हैं राष्ट्रीय आय की गणना में, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, आते हैं नेक्स्ट। देखना जरा, यहाँ पे कह रहा है कि आय विधि में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन से तथ्य? पहला कह रहा है कि हस्तांतरित आय। ये हस्तांतरित क्या है, आय क्या होती है? जैसे कि डीबीटी के माध्यम से जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में पैसा आता है ना। सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, छात्रवृत्ति देती है, बुजुर्गों को या विधवाओं को पेंशन वगैरह दिया जाता है। इसके अलावा खेत के भी पैसे आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री ये जो कोई योजना है उसके तहत 2-2 हज़ार रुपया हर 3 इंस्टॉल में आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो हस्तांतरित आय है इसको आप अपनी आय मत मानिएगा भैया, ठीक है ना। ये तो आपके जो है सहारे के लिए दिया जा रहा है ताकि आपकी दिनचर्या चल सके। इसको शामिल नहीं करोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं बता दोगे कि हमारा पेमेंट इतना है। फिर गैर कानूनी कार्यों जैसे सट्टेबाजी, चोरी, लूट, जुआ। आपने जुआ खेला, 1 लाख रुपए जीत गए, अब बोलो कि मेरी आय को शामिल करिए आप। अरे ऐसे थोड़े होता है, ये सब आप गैर कानूनी कार्य कर रहे हो भाई, ये सब नहीं शामिल होगा, ठीक है ना। फिर लॉटरी या पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय को भी शामिल नहीं किया जाता। फिर शेयर, बॉन्ड्स, ऋणपत्र, इनकी बिक्री से जो प्राप्त आय होगी इनको भी शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको गौर करनी पड़ेंगी। ये सब सारा चीज़ जो है राष्ट्रीय आय के हिस्से में या राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है भैया। अब हम लोग आते हैं, दोनों विधियां हमने देख ली हैं, उत्पादन विधि और आय विधि, ठीक ना भैया। अब हम लोग व्यय विधि को देखने जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो व्यय विधि है, अच्छा हमारी जो कुल आय होती है, मान लीजिए हमारी कुल आय 100 रुपया है,
तो हम उपभोग पर मान लीजिए 80 रुपया खर्च किए, तो जो 20 रुपया बचेगा वो बचत होगा। तो या तो उपभोग पर हो या तो बचत पर, यही दोनों एंगल होता है, ठीक है ना। तो यहीं से इसका हम जो है व्यय विधि को निकालेंगे। तो वही कह रहा है कि कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या तो बचत पर। राष्ट्रीय आय जो होगी वो कुल उपभोग व्यय प्लस कुल बचत, ये आपकी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। अब ध्यान में रखना है कि जो व्यय विधि होती है उसमें क्या करते हैं हम कि बाजार मूल्य पर, मतलब कि मार्केट प्राइस पर हमारा जो जीडीपी होता है, उसी जीडीपी को देश की घरेलू सीमा के भीतर जो वस्तुएं एवं सेवाएं तैयार होती हैं उसी पर जो व्यय होता है ना, उसी को जोड़ लिया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, व्यय विधि। इसको 4 भागों में रख सकते हैं। जैसे जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर व्यक्तिगत उपभोग व्यय, भाई हमारा व्यक्तिगत या निजी तौर पर हमारा जो है उपभोग व्यय क्या है, तो इसको जैसे कंज्यूमर है हम ना, तो इसको सी मान लेते हैं। हमने इन्वेस्ट कुछ कर रखा है, आई मान लेते हैं। गवर्नमेंट व्यय हुआ है, जी मान लेते हैं। और प्लस निर्यात माइनस आयात, ठीक है ना भैया। निर्यात मतलब कि जो है एक्सपोर्ट और आयात मतलब इंपोर्ट, तो यक्स माइनस यम कर लेते हैं इसको, इसके जो है माध्यम से इसको दर्शा देते हैं। तो जो आपका सूत्र बनेगा जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर सी मतलब व्यक्तिगत उपभोग व्यय प्लस आई मतलब निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जो है यक्स माइनस यम मतलब कि निर्यात माइनस आयात। तो ये जो आपका होगा ये जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर ये शो कर रहा है कि जो व्यय है वो जो है किस स्तर पे या कितना है, ठीक है ना। तो ऐसे हमने देखा उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि किसी राष्ट्रीय आय के मापन में कैसे जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी कुछ और टॉपिक है, जैसे ग्रीन जीडीपी हुआ, जैसे जीवीए और जीडीपी में अंतर हुआ, जैसे राष्ट्रीय आय अब तक जो है इतिहास में कब कब गणना और किसने की है और कितना कितना की है, प्रति व्यक्ति आय भी छूटा है। तो कुछ ऐसे टॉपिक छूटे हैं जहाँ पर हमको डिस्कस करना है। तो सारा कुछ जो है डिस्कशन करने के पश्चात ही ये जो है टॉपिक खत्म होगा। फिर आपके क्वेश्चन आप देख सकते हो, चाहे वो घटना चक्र से हो या फिर अदर किसी स्रोत से आप जा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।